नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और अब हम इस हफ्ते एक्चुअली हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे हैं। 7 साल 7 कमाल। हरियाणा सरकार 7 वर्षों के अपने कार्यकाल की उपलब्धि मना रही है और जगह जगह तमाम मंत्रीगण जो हैं वो जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। और उन्हीं उपलब्धियों के खिलाफ कहें या उन उपलब्धियों को चुनौती देते हुए विपक्ष भी खड़ा है, वो भी लगातार जैसे विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा के द्वारा किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि एक तरफ सरकार है जो अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो उन उपलब्धियों को चुनौती दे रहा है और वो ये कह रहा है कि उपलब्धियां नहीं हैं, दरअसल सरकार बदहाल हालत में है। तो इन तमाम सवालातों के साथ हम आ पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के पास, क्योंकि उन्होंने खुद भी अभी हाल ही में वो यमुनानगर में थे, तो उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सबसे पहले उनका हम स्वागत करें, उनका हालचाल जानेंगे क्योंकि पिछले दिनों वो डेंगू से पीड़ित हुए थे। सर बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो ये बताइए फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है? एकदम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बढ़िया सब कुछ, मतलब सवालों के जवाब देने के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल जी जी। अच्छा, हम असल में जिस मुद्दे पर आए हैं एक्चुअली, क्योंकि सरकार 7 साल 7 कमाल या 7 उपलब्धियां इस तरह से कार्यकाल मना रही हैं, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो अपनी उपलब्धियां थोड़ी सी बताइए कि किस आधार पर ये जो सेलिब्रेशन है जो जगह जगह जाकर हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है। उसके बाद अगर आप किसी भी दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर से बीजेपी ने जो काम किया है वो लाजवाब है। अच्छा। सबसे पहले तो एक विश्वास कायम किया। हरियाणा में कोई विश्वास नहीं था। अब जैसे कोई भी रोजगार लेना, नौकरी लेनी है कोई भी, तो हरियाणा में आम रूटीन में सब लोगों को ये था कि नौकरी तब मिलेगी या तो आपके पास पारस है या आपके पास पैसा है। यानी कि एक आदमी को भी किसी को इस बात का विश्वास नहीं था कि आपको काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी। लेकिन हमने 7 साल में इस प्रकार का विश्वास पैदा कर दिया। हमारे शुरू के 2 साल में तो लोगों को लगा नहीं कि ऐसा हो भी सकता है कि मेरिट पे भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन आज हमने वो विश्वास पैदा कर दिया। आज हरियाणा के हर व्यक्ति को पता है कि भाई अगर नौकरी मिलेगी तो मेरिट के हिसाब से मिलेगी। दूसरा डेवलपमेंट का है। अब हरियाणा में ये था कि डेवलपमेंट वहां होगी जहां मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी या मुख्यमंत्री जी के नजदीक का कोई व्यक्ति होगा, यानी कि उसकी पार्टी का होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो उसकी पार्टी का भी उसके करीब का व्यक्ति होगा तब डेवलपमेंट होगी। और ये एक विषय बन गया था पूरे हरियाणा में कि भाई जो हमारे से पूर्व की सरकार है वो डेवलपमेंट में बहुत ही पक्षपात कर रही है। अच्छा। और वो मुद्दा बिना चुनाव में। लेकिन आज 7 साल में हमने कर दिया कि आपने 7 साल में कोई एक व्यक्ति भी आपके सामने ऐसा नहीं आया होगा जिसने कहा होगा कि भी पक्षपात कर रही सरकार। सबने बताया कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए है। अच्छा। जहां तक किसान की बात है, किसान के लिए हमने जो काम किया, अब जहां 2 फसलें खरीदने की बात है, 2 फसलें तो सारी गवर्नमेंट खरीद रही थी, पहले भी खरीद रही है, अब भी खरीद रही, लेकिन हम उनके साथ 9 फसलें और खरीद रहे हैं। इनके 11 फसलें हम खरीद रहे हैं। चाहे हम सरसों की बात है, चाहे हमें बाजरे की बात है, चाहे हम सूरजमुखी की बात है, चाहे चने की बात है, चाहे मूंग की बात है, और इस प्रकार की और भी फसलें जो हैं वो हमने खरीदने का काम किया। तो इस प्रकार दूसरे नहीं कर सके। वहीं जहाँ किसान को लाभ, बहुत बार इन्होंने घोषणा की कि हम कर्ज माफ करेंगे, ये करेंगे, हमने कभी नहीं कहा कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हमने एक योजना बनाई कि हम किसान का लाभ कैसे कर सकते हैं। हमने किसान से कहा कि आपने जो भी कर्जा ले रखा, तो हमारी आपसे निवेदन ये है कि जो मूल राशि आपने ली वो मूल राशि आप जमा करा दो, उसके बाद जो ब्याज है, दूसरी पेनल्टी वगैरह आपके ऊपर लगी, वो हम सारी माफ कर देंगे। और हमने अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया किसान का। अच्छा। और बहुत बड़ी संख्या में किसान को उसका लाभ हुआ। जहां किसान को लाभ हुआ वहीं जहाँ हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम था वो भी ठीक हुआ। इसी प्रकार बिजली के मामले में मैंने बार बार कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन आपने देखा कि 10 साल सरकार रही, कोई काम नहीं किया, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं बदला, तार नहीं बदली। लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने योजना बनाई, माननीय मुख्यमंत्री लगेंगे 24 घंटे बिजली देनी, कैसे देंगे, तो हमने उसके बारे में विचार किया। अभी क्या क्या चीज होनी चाहिए। पहली बात तो जो लाइनें हैं वो बदलनी पड़ेंगी, ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, खर्च भी काफी होगा, लेकिन चोरी भी बंद होनी चाहिए। अगर 24 घंटे बिजली देंगे और चोरी चलती रहेगी तो दे नहीं सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए अपील की और हमने जो मेरा गाँव जगमग गाँव चलाया, हमने मीटर बाहर निकाले। विपक्ष ने उसका विरोध भी किया, लेकिन जनता ने हमारा साथ दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करने लग रहे, अच्छा काम करने लग रहे। हमने उनके साथ ये भी कहा कि आप बिल भी भरो, लेकिन बिल भरने के साथ ही हमने उनसे कहा कि भाई आपने जो बिजली खर्च की अब तक, आप केवल उसके पैसे दे दो जो आपके पास, मतलब पुराना जो है, हाँ, जो सरचार्ज आपके ऊपर लगे या कोई पेनल्टी लगी, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और उन्होंने उसमें पैसे भरने का काम किया। अच्छा। और आज आपके सामने है कि जो बिजली निगम था वो 27,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन आज 650 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। अच्छा। जबकि बिजली के रेट हमने
40% कम कर दिए, उसके बावजूद भी है। जहाँ किसान को पहले 6,000 रुपये अगर फसल में खराबा होता 6,000 दिए जाते थे, हमने उसको बढ़ा के 12,000 कर दिया। आज पूरे देश में केवल 8,000 दिए जा रहे। एक हम ऐसी स्टेट है जो उसको 12,000 दे रहे। और दूसरा उसमें हमने और चेंज कर दिया। पहले क्या था कि अगर 50% आपकी फसल खराब होगी तब आपको खराबे के पैसे मिलेंगे, हमने उसको घटा के 33% कर दिया। तो इस प्रकार के सारे जो फायदे थे हमने किसान को देने के काम किए। जो सब्जी की खेती करता था वो किसान, आपने कितनी बार आपने अपने टीवी चैनल पे चलाया होगा कि किसानों ने टमाटर जो है वो सड़क पे डाल दिए, गोभी आपने सड़क पे डाल दिए, आलू आपने सड़क पे डाल दिए, लेकिन 7 साल में आपको मौका नहीं मिला है दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमने कहा कि हमने एक रेट निश्चित कर दिया। वो रेट हमने जो निश्चित किया, हमने कहा कि अगर इससे कम रेट जाएगा तो आप जे फार्म कटवा के ले, जो बीच का गैप वो हम देंगे आपसे। और आज आपने हम 21 ऐसी हैं जो सब्जियां और फल हैं जिसपे हम भावांतर भरपाई योजना का उनको लाभ दे रहे हैं। पानी बचाने के लिए हमने किया, क्योंकि हरियाणा में पानी कम है। भावांतर, ठीक है, आप बताइए, बीच में बस टोक रही हूँ मैं। भावांतर भरपाई योजना जो है, वीरेंद्र सिंह जी ने इनका इस पर सवाल उठाए थे अभी हाल ही में, फरीदाबाद में या गुड़गांव में थे, क्योंकि कह रहे भावांतर भरपाई योजना जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। नहीं, वो उन्होंने सवाल उठाया बाजरे के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वो बाजरे के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा सब्जी के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन बाजरे के ऊपर मुझे ये प्रभावी नहीं लगती। उन्होंने इस प्रकार की बात की। मैं बताता हूँ ना, देखिए अब जो बाजरे के बारे में आपने प्रश्न किया, मैं उसका भी जवाब दूँ। जो उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो हमने पिछली बार बाजरा खरीदा और हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा था। ठीक है। उसके बाद जब हमने जांच कराई, हमने सबसे राय ली कि बाजरा कितना होता है हरियाणा में, तो सबकी राय ये थी कि 3.5 लाख क्विंटल से लेके 3.5 लाख मीट्रिक टन से लेके 4.5 लाख मीट्रिक टन तक हरियाणा में बाजरा हो सकता है। इससे ज्यादा बाजरा होता नहीं। लेकिन खरीदा कितना? 7.5 लाख मीट्रिक टन। जब हमने बेचा, हमने खरीदा था 2100 रुपए में और बेचा हमने 1300 रुपए में। 800 करोड़ रुपए का हमें घाटा पड़ा उसमें। हमने बेच दिया, कोई बात नहीं, हमने अपने किसान को पूरे पैसे दिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शरारत क्या है कि जिन लोगों ने हमारे से बाजरा खरीदा था उन्होंने बाजरा स्टॉक कर लिया, जो बड़े लोग थे। अच्छा। और उन्होंने योजना बनाई कि अगली बार जब 2250 रुपये बाजरा होगा, दोबारा इसी बाजरे को दोबारा फिर बेच देंगे। तो इसलिए हमने उसमें कहा कि भाई हम ये अगर ये पैसा हम देते तो निश्चित तौर से स्टेट का नुकसान था। पैसा तो स्टेट का है, कोई किसी व्यक्ति का तो पैसा नहीं है ना, स्टेट का। तो हमने कहा कि जो बीच का गैप है, आम रूटीन में उस टाइम मार्केट में 1400 से 16 तक का रेट बाजरे का था। तो हमने कहा कि जो बीच का गैप है 600 रुपये, वो हम किसान को सीधा उसको 600 रुपये क्विंटल हम देंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ पूरे देश में कहीं एक स्टेट मुझे बताया दो 100 रुपये भी दे रही हो, कोई स्टेट 100 रुपये भी नहीं दे रही, लेकिन हम 600 रुपये दे रहे अपने किसान को। हम उसकी मदद कर रहे ताकि उसका ठीक रहना। अपने विभाग की आप बात कीजिए, बाकी चलिए उसके बाद हम बात कर पाएंगे। शिक्षा जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है और वन और पर्यटन वाला जो विभाग है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे बताइए कि स्कूलों को लेकर, क्योंकि स्कूल और शिक्षा ये विपक्ष के हमेशा निशाने पर रहे हैं। अगर हम प्रदेश के विपक्ष की बात करें, चाहे वो हुड्डा हैं, सुरजेवाला हैं, सैलजा हैं, जो भी हैं, या फिर अभय चौटाला भी बोलते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन सिस्टम को आपने पिछले 7 साल में कहाँ आपने लिया था और कहाँ तक उसको पहुँचाया है? एक तो ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा मेरा, इसमें एक तो बहुत बड़ी समस्या कोरोना आई। कोरोना ने एक तो स्कूल नहीं खुलने दिए, तो उसमें बहुत से काम जो थे हमारे अधूरे रह गए। पिछली बार में काफ़ी अच्छा बजट मिला था, लेकिन उस बजट का उपयोग भी नहीं कर सके। तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हमने 15 कॉलेज खोलने का काम किया इस टाइम में, अब आज की तारीख में हमने 67 कॉलेज खोल दिए, पिछला और अब की बार अगर मिलाएं। और हमने जो एक टारगेट लिया था कि कोई भी बिटिया 20 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगी, उसको पूरा कर दिया। इसी प्रकार से संस्कृति मॉडर्न स्कूल है, जो पहले 22 खोले गए थे, अब हमने 114 और खोल गए, उसको 136 कर दिया। तो वो हमने खोलने का काम किया। और अब की बार हमारे 3.5 लाख स्टूडेंट बढ़े। अच्छा। जो पहले थे उनके मुकाबले में 3.5 लाख स्टूडेंट बढ़े। तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया तभी हमारे बढ़े। ऐसे हमने सुपर 100 चलाया। अच्छा। और जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास कोचिंग के लिए तो पैसा नहीं, हमारे पास तो सरकारी स्कूल में तो वही बच्चे हैं जो अति गरीबी हैं, लगभग अति गरीबी बच्चे हैं। तो हमने विचार किया कि प्रतिभा तो इनमें भी है, तो जिन बच्चों के नंबर 80% से ज़्यादा थे, ऐसे बच्चों का हमने एक टेस्ट लिया और उसमें से कुछ बच्चों को छांट के हमने उनकी कोचिंग कराई। और अब की बार 28 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो IIT में आए। ठीक। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकारी स्कूल में। आप दिल्ली की कई बार बड़ी चर्चा करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार मैं दिल्ली की बात करने ही जा रही थी, मैं तो करने ही जा रही थी। चर्चा करते हैं, तो एक बार पूछ लो जरा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से IIT में कितने बच्चे गए। तो
क्योंकि जो है, केजरीवाल वो- लगातार हरियाणा सरकार के हाँ, एजुकेशन वो- सिस्टम पर वो सवाल हम उठाते हैं। कहना चाहते हैं, देखिए वो प्रचार तो बहुत करते हैं इस बात का, लेकिन उनके पास एक तो स्कूल ही मेरे ख्याल है 1100 है, सिर्फ जी। 1100 कुछ है, हमारे पास 14 जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हाँ। आपके सामने मैंने रखी है कि हमारे स्टूडेंट भी बड़े हैं और हमारे बच्चे भी उसमें आए हैं। अच्छा ठीक है, अब हम विपक्ष की बात करते हैं। ठीक है, आपने अपनी उपलब्धियां गिना ली और शिक्षा के विभाग में भी जो भी उन्नति हुई वो सारा। पूर्व सीएम हुड्डा, नेता विपक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य मुद्दा ही 7 साल 7 कमाल जो सरकार का दावा है वो रहा। वो ये कह रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि सरकार जो है वो 7 कमाल नहीं बर्बादी की बात करे तो बेहतर है। और उसके बाद गीता भुक्कल जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने कमाल नहीं बदहाल किया है प्रदेश का हाल। और वो सिर्फ किसी एक वजह से नहीं, शिक्षा या किसी एक वजह से नहीं, वो ओवरऑल, आपने ओवरऑल उपलब्धियां गिनाई तो उन्होंने ओवरऑल ही बोला कि ये हर तरफ से कहीं ना कहीं सरकार प्रदेश जो है वो उन्नति पर नहीं नीचे गया है। चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे मेन बेरोजगारी का ही मुद्दा है, और या फिर किसानों का जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है पिछले लगभग, अब तो 1 साल होने को आ रहा है अभी, तो ये दोनों मुद्दे जो हैं वो प्रदेश को बहुत पीछे लेके गए हैं, ये उनका कहना देखिए है। हुड्डा साहब के टाइम में ना जी, आप कभी भी अगर टीवी खोलते थे ना, हरियाणा नंबर 1, हाँ ये एडवर्टाइज आती थी। बिल्कुल लेकिन आती किस चीज में था वो वो हुड्डा यही साहब- तो बोल रहे थे। नहीं हुड्डा हाँ। साहब नहीं, मैं नंबर 1 कहूँ या मैं किसी को पैसे देके उसको कहूँ कि आप नंबर 1 कहते रहो टीवी पे, तो उससे कोई नंबर 1 थोड़ी हो जाएगा। आज हम जितने बड़े स्टेट हैं, हमारे प्रति व्यक्ति आई नंबर 1 है, नहीं वो ठीक आज है, हम नंबर बिल्कुल 1 है उसमें। बिल्कुल सही बात है। है जी। हाँ, तो नंबर 1 तो तब पता चलेगा ना कि संपदा कितनी आई, उससे पता चलेगा, और निष्पक्षता कितनी आई। अब ये तो आलोचना करने के लिए चाहे वो कितनी भी आलोचना कर दें, लेकिन वो कहीं चाहे बिजली देने की बात है, चाहे कर्ज माफ करने की बात है, चाहे फसल खरीदने की बात है, चाहे पारदर्शिता के साथ नौकरी देने की बात है, चाहे 24 घंटे बिजली देने की बात है, वो कहीं भी बारह मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब ये वो कह सकते हैं, मैं कहता हूँ कि तुलना करके देख लो उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। तो निश्चित तौर से हमारी सरकार ने बेहतर काम और बहुत अच्छा काम किया, और लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। डीएपी खाद को लेकर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मारामारी चल रही है, और यहाँ मतलब कुछ वीडियोस तो ऐसे भी आए हैं कि डीएपी खाद को लेकर लूटमार चल रही है, किसान वहाँ से उठा कर ले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे, ऐसी अव्यवस्था की स्थिति क्यों बनी प्रदेश में, क्या वजह है? जी जो लोग इस पे सवाल उठा रहे, हाँ, उनके टाइम में मेरे ख्याल का कोई साल गया ही नहीं जब ब्लैक नहीं हुई है जिस प्रकार के हमारे नहीं, लेकिन टाइम- आप नहीं, नहीं, दूसरों पर बोल के अपनी चीज को मैं उनकी justify बात- नहीं कर सकते। नहीं मैं अपनी बात कह रहा, हाँ, उनकी बात हाँ, कह नहीं, रहा। justify मत उनके कीजिए, टाइम हाँ। में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं हाँ। कि जब यूरिया की डीएपी की ब्लैक ना हुई हो। हमारे टाइम में पहली बार अब की बार कुछ कभी है, और ये लेकिन बहुत ऐसा नहीं है, जबरदस्त, हाँ। ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन उसकी वजह से जो घबराहट पैदा कर दी, और विशेष करके विपक्ष ने जिस प्रकार से शोर मचाई कर दी, हाँ, तो लोगों में एक ऐसा आया कि जल्दी जल्दी ले लो। जिस व्यक्ति ने अभी 1 महीने बाद गेहूं बीजनी, अभी उसके धान खड़े अभी खेत में, और उसने 1 महीने बाद बीजनी, उसको भी जल्दी है कि तो डीएपी लेके रख ले। आज डीएपी की कोई कमी नहीं है, जितनी जरूरत है। अगर लोग जल्दीबाजी नहीं करते तो मैं दावे के साथ कह रहा, लाइन ही खत्म हो जाएगी। लाइन की जरूरत नहीं है, इतना डीएपी है इतना हमारे DAP पास, इतने डीएपी है। लेकिन मुश्किल क्या है कि मान लो जिसने शाम के टाइम खाना खाना ना, वो ब्रेकफास्ट के टाइम अपनी प्लेट लेके खड़ा गया कि साहब मेरा भी अभी डाल दो, कहीं ऐसा ना हो शाम के टाइम खत्म हो जाए। ये बात हुई और कुछ नहीं। मतलब ये एक यानी कि डर धान है। खेत में खड़ा अभी, अच्छा। अभी धान खड़ा, उसने उस टाइम धान कटागा, उसके बाद जमीन तैयार होगी, बही जाएगी, बातर आएगी, उसके बाद गेहूं बोएगा, लेकिन वो लाइन में खड़ा है जाकर नहीं डीएपी ले ले, क्योंकि घबराहट पैदा कर दी। नहीं तो डीएपी की कोई कमी नहीं है। और आपने ब्लैक जैसी स्थिति कहीं भी सुनी नहीं होगी कि ब्लैक है। ठीक है, थोड़ा सा उसकी वजह से है कि लोगों में मतलब जल्दबाजी। पुलिस थानों में डीएपी खाद जो है बांटे जा नहीं, रहे वो हैं, इतनी देखिए ये बात सही हाँ, है आपकी कि तो- जिस प्रकार से एक बार घबराहट पैदा कर दी हाँ, ना, कई बार बिल्कुल। ऐसा आपने देखा नहीं, एक बार कह देता नमक खत्म हो गया, नहीं, और वो- वो नमक ही लोगों ने खरीद खरीद के रख लिया था। तो ये घबराहट है, कोई अच्छा, कमी नहीं है ऐसे बिल्कुल कुछ भी। और है आपके चैनल के माध्यम से मैं हाँ। सभी किसान भाइयों को कहता हूँ कि 1 एकड़ भी जमीन कहीं ऐसी नहीं होगी जिसको अच्छा। डीएपी के बिना उनको बीजना पड़े। अच्छा, मतलब इतनी पर्याप्त मात्रा हाँ, में पर्याप्त DAP खाद। मात्रा में है। जितना डीएपी पहले आता था उतना डीएपी आ रहा, लेकिन वो एक जल्दी होगी कि अच्छा। जल्दी जल्दी ले लो, तो अच्छा। एक घबराहट होगी लोगों को। कंवरपाल जी, अब हम ऐलनाबाद उपचुनाव की बात करते हैं, क्योंकि अब बस ऐलनाबाद उपचुनाव को लेके जिस तरह से गहमागहमी हुई और इस वक्त जो वहां पर माहौल दिखा,
ये बातें भी सामने आई हैं कि वहाँ पर सरकार गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका काफ़ी विरोध हुआ। गोविंद कांडा का वहाँ पे विरोध हुआ, बीच में गुरुद्वारे गए थे, वहाँ पे जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, तमाम चीज़ें सामने आई। ये जो एक नेगेटिव वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ इसका, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव परिणाम में इसका असर आएगा? देखिए, ये कुछ लोग हैं और वो तैयार किए गए हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा। नहीं, वो जो भी है सर, लेकिन वो भी सामने है, तो लेकिन इस हाँ। प्रकार का विरोध मैं समझता हूँ कि हाँ। ये हमारे चुनाव के जीतने हारने से संबंध नहीं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बेहद खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। अगर आप लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यवहार करोगे कि एक व्यक्ति को बोलने नहीं दोगे, आप एक व्यक्ति को बोलने दोगे, जहाँ ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है वहीं ये जनता के लिए भी खतरनाक है। जनता के लिए क्या है कि जनता मालिक है। अब सभी पार्टियां हैं, वो जाके अपनी अपनी नीतियां बताएंगी, उसके सामने अपनी बात रखेंगी और उसके बाद जनता फैसला करेगी कि हमने किसका चुनाव करना। अगर कुछ लोग कहें कि हम जनता को भी नहीं ये राइट देते कि वो सबकी बात सुने, जनता को वो बात सुननी पड़ेगी जिसकी हम चाहेंगे उसकी जनता बात सुने, तो ये तो जिसके पास सारा अधिकार है, वो जनता जो मालिक है, उसको भी चैलेंज कर रहे। तो मैं समझता हूं कि ये सबके लिए खतरनाक है। जहां ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, वहीं जनता के लिए खतरनाक है, वहीं प्रदेश के लिए खतरनाक है और हमारी डेवलपमेंट के लिए भी खतरनाक है। जिस प्रकार का ये व्यवहार है, बिल्कुल गलत व्यवहार है और मैं इससे कतई मतलब सहमत नहीं। ये तरीका बिल्कुल नहीं है। आज तक भी ऐसे ही है, हमने भी विरोध किया। कांग्रेस राज करती थी, हम भी विरोध करते थे, हम अपनी बात कहते थे, कांग्रेस अपनी बात कहती थी। तो इसी प्रकार से जो अन्य संगठन मतलब बात कहें, लेकिन ये हाँ, तरीका जो ये है, तरीका बिल्कुल गलत है कि आप जाके वहाँ गाड़ियों के आगे खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ या किसी के साथ मारपीट करना शुरू कर दो या किसी गाड़ी के शीशे तोड़ो। ये कहाँ का तरीका है? ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। जी। किसानों का भी कहीं ना कहीं कहना है कि ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि किसी किसी गांवों में पूरी तरह से बीजेपी जेजेपी के जो भी प्रतिनिधि जा रहे थे, जो भी प्रचार करने जा रहे थे, आप गए थे वहां पर, आपको कैसा अनुभव रहा, आप बताइए। नहीं, देखिए, वहाँ लोग बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि कोई बात करें। अच्छा। अभी कल मैं टीवी पे देख रहा था, वो कहते हैं जिस गाँव में केवल एक ही आदमी है, तो कोई बात नहीं, एक आदमी है, एक आदमी हमारी बात सुन लो, आप ना सुनो हमारी बात, इसमें क्या बात थी? एक वोट से चुनाव जीत जाता है। राजस्थान में तो एक बार वो जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट था वो बेचारा एक ही वोट से चुनाव हार गया था। तो एक वोट की भी अहमियत है। ये किसी ने कह दिया आपको एक वोट की अहमियत नहीं, वो तो एक परिवार की बात करे। लेकिन ये फैसला करना किसी का अधिकार नहीं है कि आप मतलब फैसला करना कि आप बात कहोगे या नहीं कहोगे। सबको अपनी बात कहने का राइट है, वो सबका राइट होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। अभय चौटाला को आप कितना मजबूत प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, क्योंकि गढ़ तो उन्हीं का है। नहीं, देखिए, कई बार वहां से चुनाव जीतते हैं, हाँ। ये बात सही है। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से डेवलपमेंट के मामले में एलनाबाद पीछे रहा और आज जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से निष्पक्ष रूप से डेवलपमेंट की, मैं वहां गाँव में गया और मैंने गाँव वालों से पूछा कि भाई हमारी सरकार को 7 साल है, हमने कुछ काम किए या नहीं किए। बोले ये जो गलियां आपको दिख रही, ये सारी की सारी आपकी सरकार में बनी। अच्छा। आपने अच्छा काम किया, हमारे साथ कोई पक्षपात आपने नहीं किया। अच्छा। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखो भाई, सरकार ने सारी जगह बिना भेदभाव के काम किया, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप यहाँ से गोविंद कांडा जी को जिताते हैं, सरकार के व्यक्ति को जिताते हैं, तो सरकार का व्यक्ति जो काम हो रहा है उससे थोड़ा फालतू काम करा लेगा, क्योंकि वो बार बार टोका टाकी करता रहेगा। मुख्यमंत्री जैसे जाकर मिलेगा, किसी मंत्री से जाकर मिलेगा, जैसे आपके यहाँ सेम की समस्या है तो निश्चित तौर से जल्दी हल करवा लेगा उसको। आपका टेल तक पानी जाने की दिक्कत है, उसको निश्चित तौर से जल्दी हल करा लेगा। तो स्वाभाविक ये है कि अगर वहाँ से प्रतिनिधि सरकार का होगा तो ज़्यादा काम करा लेगा। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों का ये मन है कि उस सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो और एक अच्छा व्यक्ति। और गोविंद कांडा की छवि वहाँ बहुत ही अच्छे व्यक्ति की है, समाज सेवक की छवि है। और जिस प्रकार से कोरोना काल में उसने आम जनता की मदद की वो भी अच्छी है। और जिस प्रकार से गरीब कन्याओं की शादी करना या और दूसरे काम करना, तो एक अच्छी छवि का व्यक्ति है। तो निश्चित तौर से वो उसको अपना समर्थन देंगे। जी जी, चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं एलनाबाद चुनाव के नतीजे जो हैं कुछ वैसे ही निकले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। 7 साल 7 कमाल, यानी 7 साल के कार्यकाल की सरकार की उपलब्धियों पर हमने बात की, एलनाबाद उपचुनाव पर हमने बात की, किसानों पर हमने बात की। तमाम मुद्दों पर खुलकर गुर्जर साहब ने हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।